नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अब जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा में UMC के केस बने हैं उन परीक्षार्थियों की सुनवाई या उनका पक्ष ऑनलाइन परफॉर्मा भरवाकर सुनने जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा बोर्ड ने रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल के मुखिया की मेल पर तथा स्वयंपाठी बच्चों के पास SMS भेजकर साइट पर परफॉर्मा होने की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने 27 मई निर्धारित की है। यह जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि ऐसे नियमित परीक्षार्थी जिनका UMC दर्ज हुआ था उनके स्कूल के मुखिया की ईमेल पर UMC परफॉर्मा भेज दिया गया है। सभी संबंधित विद्यालय के मुखिया अपने विद्यालय के UMC परीक्षार्थियों को अवगत करवाएं कि वे ये परफॉर्मा भरकर ईमेल बोर्ड की साइट पर बोर्ड के WhatsApp नंबर 88 168 40 349 यानी कि 8816840349 पर 27 मई तक भेजना सुनिश्चित करें तथा नियमित छात्र स्वयं भी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध UMC परीक्षार्थियों की सूची देखकर परफॉर्मा भरकर ईमेल या WhatsApp पर भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा 27 मई तक परफॉर्मा भरकर नहीं भेजा जाता है तो उसे अनुपस्थित मानकर यह समझा जाएगा कि परीक्षार्थी अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहता। हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1043 पहुंच गया है। आज महेंद्रगढ़ जिला में कोरोना बम फूटा। यहां 10 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिला में पहले इक्की दुक्का केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक दिन में 10 केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हलचल बढ़ गई है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है। महेंद्रगढ़ में अब लोगों पर कोरोना हावी होने लगा है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं आज प्रदेश में 13 मामले सामने आए। इसमें अकेले महेंद्रगढ़ में 10, रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद में एक मामला सामने आया। इसके साथ राहत की बात यह है कि 14 लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। यह सभी मरीज फरीदाबाद में ठीक हुए हैं। जिले में बृहस्पतिवार को कोरोना के 10 नए केस आए हैं। इन सभी को पटिकरा में बनाए गए कोविड-19 के स्पेशल वार्ड में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही अब तक जिला में कुल 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक्टिव केस 17 हो गए हैं। जिले के गाँव बजाड़, गुजरवास व महासर में 4 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ये सभी अटेली CHC के नीचे आते हैं। इसके अलावा जिले के गाँव बायल, नांगल सोडा, रावता की ढाणी, भोजावास, नांगल नूनिया व खातोली जाट में 6 केस पाए गए हैं। यह सभी नांगल चौधरी CHC के अंदर आते हैं। गत दिवस भी नारनौल शहर के किला रोड एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि अब जिला में कुल 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 4 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिले में कोविड-19 के 17 एक्टिव केस बचे हैं। रोडवेज विभाग नारनौल द्वारा रेवाड़ी, दादरी व पंचकुला के बाद अब लोकल रूटों पर भी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। शनिवार से महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी व कनीना रूटों पर ट्रायल के तौर पर परिवहन सेवा शुरू होगी। ये सभी बसें 15 से अधिक सवारियां बैठने पर ही चलाई जाएंगी। वहीं इन रूटों पर चलने वाली बसों में ऑनलाइन की बजाय बस के अंदर ही परिचालक द्वारा टिकट यात्रियों को दिया जाएगा। जरूरी रूटों पर बसों का संचालन शुरू होने से अब रोडवेज धीरे धीरे गति पकड़ रही है। हरियाणा रोडवेज विभाग के DEO ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार रेवाड़ी, दादरी व पंचकुला रूट पर रोडवेज बसों का संचालन पहले से शुरू किया जा चुका है। वहीं दिल्ली रूट पर कुछ दिनों तक बस चलाई गई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। दिल्ली के स्थान पर अब यह बस गुरुग्राम के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी, दादरी, पंचकुला व गुरुग्राम के लिए पहले की तरह ऑनलाइन टिकट बुक होगी, जबकि महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी व कनीना रूट पर चलने वाली बसों में परिचालकों द्वारा ही टिकट दी जाएगी। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। कई एयरलाइन ने शुक्रवार से बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने एक फ्लाइट फुल होने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच का किराया घटा दिया है। जब बुकिंग शुरू हुई थी तो एयर इंडिया ने सबसे कम 5,885 रुपए पर टिकट देना शुरू किया था। शाम होते होते इसे घटाकर 4,031 रुपए कर दिया गया। इसी तरह बेंगलुरु से लखनऊ के बीच 2 फ्लाइट चलनी है। इसमें एक की सारी सीटें बुक हो चुकी हैं, जबकि एक में किराया 14,000 से घटाकर 10,156 कर दिया है। सबसे पहले इंडिगो ने सुबह 10 बजे बुकिंग शुरू की। डिटेल शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। इसके बाद स्पाइस जेट, एयर इंडिया और विस्तारा ने बुकिंग विंडो खोल दिए। स्पाइस जेट दिल्ली और मुंबई के बीच 4 फ्लाइट शुरू करेगी। इसमें एक फ्लाइट में सीटें फुल हो गई हैं, 3 अन्य में भी बुकिंग जारी है। इस रूट पर इंडिगो की 6 फ्लाइट है, इनमें से 2 में सीटें फुल है, बाकी में बुकिंग जारी है। जबकि विस्तारा की सबसे ज्यादा 9 फ्लाइट्स उड़ेंगी, इनमें से एक की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कुल 8 एयरलाइंस को रूट अलॉट हुआ है। इनमें से एयर इंडिया,
इंडिगो, गो एयर, एयर एशिया, अलायंस एयर, स्पाइस जेट, ट्रू जेट और विस्तारा शामिल है। अभी ट्रू जेट, अलायंस एयर और एयर एशिया के साथ साथ गो एयर में भी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक की। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी भी शामिल रहे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चक्रवात प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का आपात फंड जारी करने का ऐलान किया। साथ ही मृतकों के परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में गिरा। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई। यह हादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ है। विमान में 98 लोग सवार थे। इसमें 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। वहीं विमान में सवार बैंक ऑफ पंजाब के प्रमुख जफर मसूद इस हादसे में बच गए हैं। PIA के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार ने दुर्घटना की पुष्टि की। फ्लाइट A320 98 यात्रियों को लेकर जा रही थी। विमान लाहौर से कराची जा रहा था और मालिर में मॉडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि विमान ज्यादा पुराना भी नहीं था। पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि विमान के उतरने से ठीक 10 मिनट पहले पायलट ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या है। इसी बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC और पायलट के बीच आखिरी बातचीत भी रिकॉर्डिंग सामने आई है। एयरबस A320 उड़ा रहे पायलट के आखिरी शब्द जो रिकॉर्ड हुए हैं वो थे कि विमान के इंजन काम नहीं कर रहे हैं। हादसे का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दुर्घटना स्थल से धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान के उतरने से 10 मिनट पहले उसका संपर्क टूट गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि विमान हादसे से दुखी हूँ। PIA के CEO अरशद मलिक से संपर्क में है। हादसे की जाँच शुरू की जाएगी। मृतकों के परिवारों के लिए प्रार्थना और संवेदनाएं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हुए विमान हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में विमान दुर्घटना के कारण जान माल के नुकसान से गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका चीन कोरोना के बाद क्या दुनिया को किसी और मुसीबत में डालने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन ने दुनिया को कोरोना से विश्व युद्ध के बाद किसी और युद्ध में झोंकने की तैयारी कर दी है? क्या चीन चाहता है कि ये दुनिया शांति से रहने लायक ही न बचे? ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि चीन ने कोरोना काल में भी अपने रक्षा बजट को 6.6% बढ़ा दिया है। चीन ने अपने रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला चीन दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले 3 गुना है। चीन का वास्तविक रक्षा बजट बताए गए रक्षा बजट से बहुत ज्यादा है। बजट में कई चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। चीन ने पिछले साल का रक्षा बजट 178 अरब डॉलर बताया था, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले साल चीन का वास्तविक रक्षा बजट 220 अरब डॉलर था। रक्षा बजट से एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु सबमरीन और स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण आदि मकसद है। वहीं दुनिया के दूसरे देश आर्थिक मंदी के बीच रक्षा बजट पर कम खर्च कर रहे हैं। अमेरिका के बाद चीन सबसे ज्यादा पैसा रक्षा पर खर्च कर रहा है। चीन ने यह भी माना है कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद चीन ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। अब सवाल उठता है कि कोरोना काल में चीन के बजट बढ़ाने की असली वजह या असली मकसद क्या है? क्या अमेरिका से बढ़ते हुए खतरे के बाद चीन अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर रहा है? चीन अगर अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दक्षिण चीन सागर में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने का मकसद। चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस यानी IDSA के अनुसार भारत का रक्षा बजट 2020 में 66.9 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस तरह चीन की ताजा रक्षा बजट भारत के मुकाबले 2.7 गुना अधिक है। चीन का भारत, जापान और वियतनाम जैसे पड़ोसी मुल्कों से सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में चीन के रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी काफी मायने रखती है।
शुक्रवार को सोने चांदी के रेट में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार के मुकाबले आज सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं चांदी सस्ती हुई है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 46,996 रुपए हो गई है। इसमें 108 रुपए का उछाल आया है। वहीं चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 46,800 रुपए के भाव बिक रही है। वहीं 23 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई है। आज हम आपको बताते हैं कि शुद्ध सोने की पहचान कैसे करते हैं या हॉलमार्क ज्वेलरी को आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर हॉलमार्क का निशान और कुछ अंक जैसे कि 999, 916 या 875 जैसे लिखे हुए होते हैं। इन्हीं अंकों में आपके सोने की शुद्धता का राज भी छुपा हुआ होता है। ध्यान रहे, हॉलमार्क के निशान के साथ 999 नंबर वाले सोने की ज्वेलरी 24 कैरेट की होती है। 999 का मतलब इसमें सोने की शुद्धता 99.9% है। इसी तरह 23 कैरेट सोने पर 995 अंक, वहीं 22 कैरेट सोने पर 916, 21 कैरेट पर 875 व 18 कैरेट पर 750 अंक पड़े होते हैं। इन्हीं अंकों को देखकर आप शुद्ध सोने की या यूं कहें कि हॉलमार्क ज्वेलरी की आसानी से पहचान कर सकते हैं। अब खबर मौसम विभाग से। चक्रवात अम्फान अब कमजोर हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों पर निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में मौजूद है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटों की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। केरल और दक्षिण तटीय कर्नाटक में भी 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में गर्मी का असर दिखाई देगा। वहीं तमिलनाडु और हरियाणा में 1-2 स्थानों पर लू चल सकती है। अगली खबर साइंस की दुनिया से। धरती इस समय हैरत अंगेज बदलावों से गुजर रही है। कुछ बेहद खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। जमीन के एक बड़े हिस्से में धरती की चुंबकीय शक्ति या यूं कहें कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई है। ये इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगर इस इलाके के ऊपर से विमान निकले तो उससे संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आ जाएगी। धरती के एक बहुत बड़े हिस्से में चुंबकीय शक्ति कमजोर हो गई है। ये हिस्सा करीब 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके के 3,000 किलोमीटर नीचे धरती के आउटर कोर पर एक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में कमी आई है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक करीब 10,000 किलोमीटर की यह दूरी धरती के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो चुकी है। सामान्य तौर पर इसे 32,000 नैनो टेस्ला होनी चाहिए थी, लेकिन 1970 से 2020 तक यह घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेस्ला तक पहुंच चुकी है। ये जानकारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA के सैटेलाइट स्वाम से मिली है। धरती के इस हिस्से पर चुंबकीय क्षेत्र में आई कमजोरी की वजह से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट और उड़ने वाले विमानों के साथ संचार करना मुश्किल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती की चुंबकीय शक्ति से हमें क्या मतलब, तो आपको बता दें कि धरती की चुंबकीय शक्ति की वजह से ही हम अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन से बचे रहते हैं। इसी शक्ति के सहारे सभी प्रकार की संचार प्रणालियां जैसे कि सैटेलाइट, मोबाइल, चैनल आदि काम कर रहे हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर शोधकर्ता जर्गेन ने बताया कि अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि धरती के केंद्र में हो रहे बदलाव से कितना बड़ा बदलाव आएगा। क्या इससे धरती पर कोई बड़ी आपदा आएगी? आमतौर पर धरती की चुंबकीय शक्ति 2.50 लाख साल में बदलती है, लेकिन अभी इसमें काफी साल बाकी हैं। अगली खबर गैजेट की दुनिया से। लिनोवो के स्वामित्व वाली कंपनी मोटोरोला ने भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटो G8 पावर लाइट लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो मोटोरोला स्मार्टफोन में 5000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है। मार्केट में इस फोन की सीधी भिड़ंत ओप्पो के सब ब्रांड रियलमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 10A से होगी। कीमत और फीचर के मामले में कौन सा स्मार्टफोन है ज्यादा दमदार, आइए बताते हैं। मोटो G8 पावर लाइट का सिंगल वेरिएंट उतारा गया है जो कि 4GB रैम व 64GB स्टोरेज से लैस है। फोन के 2 कलर वेरिएंट आर्कटिक ब्लू और रॉयल ब्लू उतारे गए हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस फोन की पहली सेल 29 मई दोपहर 12 बजे शुरू होगी। दूसरी तरफ रियलमी नार्जो 10A स्मार्टफोन 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। फोन के 2 कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, सो ब्लू और सो व्हाइट। इस फोन की आज पहली फ्लैश सेल फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक साइट से होगी। डिस्प्ले की बात करें तो मोटो G8 पावर लाइट में 6.5 इंच IPS LCD स्क्रीन दी गई है। दूसरी तरफ नार्जो 10A स्मार्टफोन में 6.5
6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले है। फोन में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। मोटो G8 पावर लाइट में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 2.3 गीगाहर्ट्ज मीडियाटेक हीलियो P35 चिपसेट के साथ 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज है। दूसरी तरफ नार्जो 10A में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो G70 प्रोसेसर के साथ 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज है। दोनों ही फोन को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। मोटो G8 पावर लाइट में 5000 mAh की बैटरी जान फूकने का काम करती है। यह 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ Realme Narzo 10A में भी आपको 5000 mAh की दमदार बैटरी मिलेगी। यह फोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। बात करें दाम की तो मोटोरोला स्मार्टफोन की कीमत 8,999 रुपए तय की गई है। वहीं Realme Narzo 10A स्मार्टफोन की कीमत 8,499 रुपए रखी गई है। अब बात आज के इतिहास की। 1848 अमेरिका के राइट बंधुओं से भी पहले ग्लाइडर बनाकर इंसान को पहली बार उड़ना सिखाने वाले ओटो लिलियनथाल का जन्म हुआ। 1904 वियना में पहली कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। 1919 जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी का जन्म हुआ। 2008 भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। 2010 भारत के उच्चतम न्यायालय ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष का एक साथ रहना अपराध नहीं माना। 2016 भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया।